हाय व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। कल हमने बात की थी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो था विविधता की समझ। आज हमारा चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो कल हम बात कर रहे थे विविधता के बारे में कि दो क्षेत्रों में कैसे कैसे अलग अलग विविधता पाई जाती है, कैसे दो क्षेत्र अपने आप में अलग हैं और कैसे दो व्यक्ति अपने आप में अलग हैं, उनमें क्या क्या अलगाव पाया जाता है, क्या क्या विविधताएं उनमें पाई जाती है, वो हमने कल देखा था। तो आज हम देखेंगे इसमें विविधता तो है लेकिन साथ में भेदभाव किया जा रहा है दो व्यक्तियों में, और किस तरह से है, क्या चैप्टर है और क्या क्या इसमें कहा गया है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई बार गतिविधियों या फिर समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम एहसास महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो आप, तो इसमें क्या दिया हुआ है, मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको कम्प्लीटली इसकी रीडिंग लेनी है, 2-3 बार इसको पढ़ना है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से निकल कर आएंगे वो भी आपको देखने। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यहाँ से पॉलिटिकल में ही क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे सीडीपी में भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आप देखोगे वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल के लिए ही नहीं, हिस्ट्री में भी देखने को मिल सकते हैं, ज्योग्राफी में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करें। हम क्या हैं और कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, सब हम इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। मतलब हम कैसे रहते हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, हमारा इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अव्यवस्थित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब या फिर अपरिचित लगते हैं, जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते, जो अलग जिनका कल्चर होता है, तो हमसे थोड़े से अलग दिखते हैं और हम उनसे अपरिचित से लगते हैं। ठीक है, कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि जान नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते, खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई है अलग अलग तरह के बारे में कि लोग जो हैं अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग कल्चर उनका होता है, उनके पहनने का तरीका, रहन सहन का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ये वाला, पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, पुरानी रूढ़िबद्धता सोच क्या है। अभी जो हमारी थिंकिंग चली हुई है उसके मुकाबले पहले की जो सोच थी वो कैसी थी। ठीक है, तो पूर्वाग्रह से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सीडीपी में भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एसएसटी में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाएं कि आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जिन पूर्वाग्रह को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए जो पूर्वाग्रह के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जस्ट एक
यहाँ पर ग्रामीण लोगों के बारे में बताया गया है और शहरी लोगों के बारे में बताया गया है। ये एक पूर्वाग्रह ही है कि गांव के लोग किस तरह के काम करते हैं, किस तरह का उनका रहन सहन होता है और किस तरह के वो व्यक्ति दिखाई देते हैं, और ये शहर के लोग हैं और शहर के लोग किस तरह से काम करते हैं। ये पूर्वाग्रह ही है क्योंकि ये अलग करता है। इंसान तो हैं ही, लेकिन गाँव के लोग कैसे हैं और शहर के लोग कैसे हैं, दोनों को अलग कर दिया यहाँ पर सोच ने। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह हो गया, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह ही देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो कहलाता है पूर्वाग्रह। ये हमारा मेन पॉइंट है यहाँ से। तो अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वाग्रह क्या होता है, तो पूर्वाग्रह की डेफिनेशन ये है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते और अपने दिमाग में बिठा लेते, उसको पक्का कर लेते हैं, भले ही वो आदमी वैसा ना हो, लेकिन हमने अपने दिमाग में थिंकिंग बना ली कि ये आदमी ऐसा है, तो उसको कहा जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी व कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। ओके, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर भी ये एक पूर्वाग्रह है, क्योंकि हमने सोच बना ली है कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता, अदर कोई लैंग्वेज बोलता है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये हमने एक अपने दिमाग में सोच बिठा ली है। ये भी पूर्वाग्रह है, ये भी अलगाव करता है दो व्यक्तियों में। ओके, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और कपड़े पहनते हैं इत्यादि। ये भी पूर्वाग्रह का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूर्वाग्रह का, लैंगिक पूर्वाग्रह जिसको कहा जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो इनकी क्या सोच है कि लड़का और लड़की का जन्म सेम है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो यहाँ पर कुछ सूचियाँ दी गई हैं जो कि लड़के और लड़कियों को अलग करते हैं। देखिए, यहाँ पर वे बहुत ही सुशील हैं। अब आप इसको किस कैटेगरीज में रखोगे? यहाँ पर ये दिया गया है कि लड़के में लिखोगे इसको या फिर लड़की में लिखोगे। ठीक है, ये पूर्वाग्रह की निशानी आप कह सकते हो या फिर एक सोच कह सकते हो। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। तो ये बात आपके माइंड में क्या क्लिक करती है? ये कहाँ पर आएगा, लड़के वाले में या लड़की वाले में? ठीक है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। तो कुछ वर्ड आपको, कुछ लाइनें यहाँ पर आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके माइंड में क्लिक करेंगी कि ये लड़के करते हैं ये काम और ये काम लड़कियाँ करते हैं। तो ये भी एक लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये बात नहीं की गई कि ये काम लड़के करते हैं और ये काम लड़कियाँ करती हैं। ये सारे काम लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं बताया गया कि ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए। सिर्फ यहाँ पर एक पैराग्राफ, यहाँ पर एक लाइन शो कर दी गई है और यहाँ पर कैटेगरी बना दी गई है ताकि ये देखा जाए कि लैंगिक पूर्वाग्रह से आप कितने ग्रस्त हो। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं,
यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह ही, मतलब एक पूर्वाग्रह, एक सोच है, एक रूढ़िबद्धता सोच है कि अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है उसके बारे में हमारी सोच क्या है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की धारणा हमने अपने दिमाग में बनाई हुई है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे से चल नहीं सकता, उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी जुबान है वो लड़खड़ाती है, तो कई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हैं। वो क्यों उड़ाते हैं, है ना। अगर हम उसको अपनी जगह पर रख कर देखें, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हम मजाक उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे ना। दूसरा है, तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि किस तरह की कंडीशंस हैं यहाँ पर, डिसेबल्ड बच्चे यहाँ पर दिखाए गए हैं और अपनी दूसरों की मानसिकता यहाँ पर प्रेजेंट की गई है कि मुझे देखकर दूसरों की सोच क्या है। ठीक है, क्या उसका दिमाग सही है। अब ये यहाँ पर देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों में पाई जाती हैं, अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है लेकिन उसका दिमाग सही है, उसमें कुछ अलग करने की क्षमता है, कुछ अलग है, कुछ क्रिएटिव करने की उसमें क्षमता है, तो क्या हम उसको अपाहिज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अब यहाँ पर ये जो पेंटिंग है, ये जो चित्र है, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इस बच्चे की टांगें डिसेबल्ड हैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन क्या इसका दिमाग भी चल फिर नहीं सकता, कि वो कर सकता है जो कि एक नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता, जिसके हाथ पैर बिल्कुल सही हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता जो ये इंसान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोच का फ़र्क है। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बताया गया है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांगता कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग के लिए लाए जाते हैं वे खास ज़रूरतों वाले बच्चे हैं। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपनी ही जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के लिए पक्ष में तर्क दीजिए। अब आपकी सोच क्या है इन बच्चों के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये चैप्टर है। एक सोच है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, क्या वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते, क्या सिर्फ इसलिए कि वो डिसेबल्ड हैं, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन क्या उनका दिमाग आपने देखा है कि उनका दिमाग कैसा है, क्या सिर्फ इसलिए उनको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता कि वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, तो सोच यहाँ पर दर्शाती है कि सोच कैसी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या फिर पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। जो हमने ऊपर देखा था ना कि वो रोते नहीं, तो जैसे ही ये बात हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी यही आता है कि रोते कौन नहीं है। लड़कों को स्टार्टिंग से ही ये बताया जाता है कि लड़के होकर रोना नहीं है। अगर कोई लड़का रोता हुआ आपको दिखाई देता है या फिर छोटा बच्चा जो रोता है, तो हम स्टार्टिंग से ही उसके मन में ये धारणा विकसित कर देते हैं कि तुम लड़के होकर रोते हो। तो वो जो धारणा हमने विकसित की है बच्चे के मन में, लड़के के मन में, तो वो बड़े होते होते उसकी मानसिकता बन जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं। ये एक धारणा बन गई है उसकी। ठीक है, बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर उसे यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। अगर किसी लड़के को रोना आए तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी होता है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। अब दुखी तो दोनों ही होते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि लड़के अगर दुखी होते हैं तो वो रोते नहीं, कभी तो रोते ही होंगे। तो आप क्या करते हो, बॉयज़ भी हैं यहाँ पर, आप भी बताएं अपनी थिंकिंग कि आप जब दुखी होते हो तो क्या करते हो, रोते हो या नहीं रोते हो।
तो दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या फिर दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या उन्हें सिखा दिया जाता है कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए, उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई लड़का है, बड़ा है, और अगर वो सोसाइटी के सामने रोता है, दूसरों के सामने रोता है, तो वो ये सोचकर चुप हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे कि लड़का होकर तुम रो रहे हो। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं। इस हद तक कंट्रोल कर लेते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर तक नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ही डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉक्सेस देखिए आप, वे कोमल एवं मधुर स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? कैसा व्यवहार होता है बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, छोटी बच्ची जो होती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़कियां, तो उनमें ये भावनाएं डेवलप्ड करा दी जाती हैं, हमारे द्वारा भी डेवलप्ड करा दी जाती हैं कि लड़के होकर तो रोना नहीं है, और लड़कियां की कैसी कैसी भावनाएं जो उनके अंदर विकसित होती है वो हमारे द्वारा ही की जाती हैं। उनको नहीं पता होता कि मेरे अंदर कैसी फीलिंग है, मुझे कैसे जाहिर करना है उसको, तो वो कैसे सोसाइटी ही उनको बताती है, सोसाइटी ही इन धारणाओं को डेवलप करती है। ठीक है, आपको उन लड़कियों के बारे में क्या राय है, आपके उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु हैं, स्वभाव की कोमल स्वभाव के नहीं होती या फिर शरारती होती? कैसे भावनाएं आप रखते हो? अब आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में जो लड़कियां फ्री माइंड की होती हैं, हमेशा घूमती फिरती हैं, सबसे बात करती हैं, लड़कों से मिलती हैं जुलती हैं, लड़कों से खुलकर बात करती है, हंसकर बात करती है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, ये लड़की बड़ी ही बदतमीज़ लड़की है, देखो लड़कों से कैसे बात कर रही है, लड़कों के साथ कैसे घूम रही है। क्यों भाई, क्या सिर्फ ये हक सिर्फ लड़कों को है? अगर लड़कियां लड़कों से खुलकर हंसकर बात कर लेती हैं तो क्या उनके करैक्टर पर कोई दाग लग जाता है? तो ये सब एक रूढ़िबद्धता धारणा है और कुछ भी नहीं, एक सोच चली आ रही है जो पुरानी सोच है लोगों की, वो है और कुछ भी ये नहीं है। ठीक है, क्या दूसरों से बात करने से किसी का करैक्टर गंदा हो जाता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो कहाँ पर था ये? हाँ, ये लड़कों की बात हो रही थी, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते। ये लड़कों की बात हो रही थी। हम लगातार ये सुनते आए हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जो धारणाएं पहले से चली आ रही हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं, वही बच्चों के मन में डेवलप करा दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। कैसे बनती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो रूढ़िबद्धता धारणाएं कहते हैं। अब जब हम किसी भी धारणा को जब किसी धारणा को पक्की धारणा बना लेते हैं और एक ही छवि में उसको बांध देते हैं, उसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या था, पूर्वाग्रह क्या था वो भी देख लिया हमने। अब ये रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं ये भी हमने देख लिया। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या फिर बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा हम बना लेते हैं और उसी के कारण ये सब होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी जो राय हम बना लेते हैं वो राय सही नहीं होती है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम पर पड़ता है।
ठीक है। तो ये बात की गई है। एक ग्रुप है और ग्रुप के बारे में हम कोई ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि ये ग्रुप ऐसा है। अगर कोई ग्रुप ऐसा है थोड़ा सा कि 4-5 व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति ये लगा लीजिए चोर हैं, ठीक है, चोरी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन सभी में वो चोर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस वाले आपके दिमाग में जैसे ही पुलिस वालों का नाम आता है तो आप ये सोचते होगे कि सभी पुलिस वाले एक जैसे हैं, क्योंकि हमने अपने मन में एक धारणा बना ली है कि सभी पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता, कोई ईमानदार नहीं है पुलिस में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ जो उनको सैलरी दी जाती है उसी में गुजारा करते हैं। तो हमारे माइंड में ये थिंकिंग बनी हुई है एक पर्टिकुलर समूह को लेकर, एक वर्ग को लेकर, कि सभी उस वर्ग में व्यक्ति ऐसे ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ग में सभी व्यक्ति ऐसे हों। तो इसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। ओके। उसके बाद हम देखेंगे असमानता और भेदभाव। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ये किसी भी बुक में किसी भी चैप्टर में अगर आपको देखने को मिले पैराग्राफ तो इसको स्किप मत करना, ये ज़रूर पढ़ना, ठीक है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक मुख्य कारण है। अब देखिए यहाँ पर एक ये धारणा बन गई कि जो मुसलमान वर्ग है वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो गरीब हैं, इसलिए वो स्कूल में नहीं भेज रहे हैं अपनी लड़कियों को। गरीबी की वजह से भी वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या फिर स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 वजह यहाँ पर हो गई, लेकिन हमारे मन में ये धारणा आ गई कि वो स्कूल नहीं, उनको पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं भेज पा रहे, ठीक है। यहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं। वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं, सरकारी बस की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। अब आपको क्या लगता है, इस बुक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट सीटेट में, ये मुझे ध्यान नहीं कौन से ईयर में आया हुआ था, लेकिन इसी बुक से क्वेश्चन आया हुआ था। मैं दिखाऊंगी आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या फिर अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है मुसलमान लड़कियों को स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। तो इनका ये जो बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इनका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने धारणा बनाई हुई है मुसलमान वर्ग के बारे में कि जो मुसलमान हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, वो इसलिए नहीं भेजते कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है या फिर मेन जो थिंकिंग है वो उनका धर्म नहीं बल्कि गरीबी भी हो सकती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब देखिए असमानता कब होती है, भेदभाव कब होता है, जब लोगों की जो पूर्वाग्रह है या फिर लोगों की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनके आधार पर अपने आप ही वो अपने दिमाग में एक थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप ही अपने दिमाग में एक सोच बिठा लेते हैं कि इस वर्ग के व्यक्ति ऐसे होते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हो, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हो, किसी खास नौकरी से करने से रोकते हो, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। तो कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए भेदभाव के कि भेदभाव किन किन तरीकों से हो सकता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद कर ले पिछले पाठ में समीर एक
और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का भी कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मतलब अपना जो धर्म है उसको तो उच्च कोटि का मान लेते हैं कि हमारा धर्म ही सर्वव्यापी है, हमारा धर्म ही सबसे बड़ा है, जो दूसरों का धर्म है वो नीचा है। इसलिए ये भी एक कारण बनता है कि उनके साथ भेदभाव होता है और उनके साथ असमानता की जाती है। ठीक है, दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने कपड़े पहनने और घर की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में एक साथ भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्सेस है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इन शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये जो शब्द है अछूत कहना, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया जाता है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा हुआ है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। सरकार या फिर जो हमारा जो संविधान है उसमें भी जिक्र किया गया है इनका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, और इसका श्रेय जाता है पूरा का पूरा भीमराव अंबेडकर को, जो कि खुद एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करते थे, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिसको कहा जाता है दलित वर्ग, जिसमें सम्मान नहीं दिया जाता था उनकी वर्ग को, उनकी कैटेगरी को। तो उन्होंने जो अपनी लाइफ में देखा कि कैसे दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, असमानताएं दिखाई जाती हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आया जाता, कैसे उनको पढ़ाया नहीं गया, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, पढ़ने ही नहीं दिया, या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जो उनके साथ घटी। तो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में जो देखा कि अगर मेरे साथ हो रहा है या फिर दलित वर्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो आगे चलकर आगे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने संविधान में चेंजेस किए और अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसीलिए इनको संविधान का जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि बहुत अहम रोल प्ले किया था भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनते समय। ठीक है, तो आगे देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। तो अब यहाँ पर देखिए, भेदभाव का सामना करने पर, ये आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट दिया गया है भीमराव अंबेडकर के बारे में। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी दी गई है भीमराव अंबेडकर के बारे में कि वो कैसे स्कूल में उनको पढ़ाया नहीं जाता, या फिर वो किसी काम से अपने पिता से मिलने जाते हैं तो कैसे उनको गाड़ी की जो आने की जाने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं होती हैं क्योंकि वो दलित वर्ग से हैं। तो आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे उन्होंने फेस किया है इन सब चीज़ों को। ठीक है, अपनी यहाँ पर एक स्टोरी बता रखी है, भीमराव अंबेडकर की बता रखी है यहाँ पर। ओके, तो भाई आप इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए, संविधान के बारे में बताया गया है कैसे कैसे इन्होंने संविधान में अपना अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो ये कंप्लीट हो गया। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो करा देती कंप्लीट और इसको समझा भी देती। मेन जो हमारी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, कंप्लीट करा दी हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होते हैं, और इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीटेट में यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया। आप दोनों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सीटेट में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और सीटेट ग्रुप में आप अपने ग्रुप के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।